राम दोस्तों, कल का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है? कमेंट भी आपने किया है, तो इसी प्रकार से प्रत्येक वीडियो पे कमेंट करते रहिएगा कि हाँ हमें वीडियो अच्छे लग रहे हैं। जिससे क्या होता है कि मुझे खुशी होती है कि वाकई में इनके वीडियो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं और आगे बेहतर कर सकूं। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात की थी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पार्ट फर्स्ट की। आज उसी महाद्वीप की जो आगे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो मूल विशेषताएं थी, जैसे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी इसमें, उसकी बात कर ली है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कौन से गोलार्ध में विद्यमान है, इसके कौन कौन से उपनाम है, इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से देश है, स्थलरुद्ध कौन सा है, तटीय कौन सा है, वो सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, आज बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगली विशेषताओं की। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, देखो इस महाद्वीप की बात करते हैं तो एक बार से वापस से वो देश देख लेते हैं कौन कौन से इसमें देश विद्यमान है। तो इस प्रकार से यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हमारे पास है। इसकी बात करें तो इसमें ध्यान रखना है, टोटल 13 देश है। 13 में से 2 स्थलरुद्ध और 11 आपके पास कौन से हैं, तटीय। ये तो हो जाएंगे स्थलरुद्ध और ये हो जाएंगे आपके कौन से, तटीय। तो उनकी बातें करते हैं। यहां पर बात करें, एक देश का नाम है फ्रेंच गुयाना। इसके बाद बात करें, यहां पर एक देश लगता है, इसका नाम है सूरीनाम, ये लो सूरीनाम। यहां पर एक देश लगता है, इस देश का नाम रहेगा गुयाना। फ्रेंच गुयाना अलग है और गुयाना अलग है, ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं, यहां पर एक देश और लगता है, इस देश का क्या नाम है, तो इस देश का नाम है वेनेजुएला। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं, यहां पर एक देश आता है, इस देश का नाम है कोलंबिया। इसी प्रकार आगे बात करते हैं, ये वाला देश रहेगा इक्वेडोर। ये वाला देश हमारे पास रहता है पेरू। यहां पर एक देश लगता है, इसका नाम है बोलिविया। ये वाला देश जो रहेगा वो है चिली। यहां पर कोई देश है, उसका नाम है अर्जेंटीना। इसके बाद यहां पर एक देश मिलेगा, उसका नाम है उरुग्वे। और यहां पर कोई देश है, उसका नाम है पैराग्वे। और ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र रहेगा ब्राजील। कौन सा है, ब्राजील। तो ब्राजील की हमने बात कर ली थी। ब्राजील कुल 11 देशों से सीमा लगाता है, किनको छोड़कर, इक्वेडोर और चिली को छोड़कर ये सभी 11 देशों से सीमा लगाता है। इसी महाद्वीप में हमने 2 रेखाएं भी देखी थी, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, कौन कौन से क्षेत्रों से गुजरती है, तो उसकी भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है उसका क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसकी भी आगे बात करते हैं। तो देखो, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील से गुजरती है भूमध्य रेखा, चिली, इसके बाद अर्जेंटीना और ब्राजील क्षेत्र से गुजरती है आपकी कौन सी, मकर रेखा। ये रेखाएं ध्यान रखना है, कौन से क्षेत्र से कौन सी रेखा गुजरती है। इसी प्रकार जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से महाद्वीपों की ये तो ध्यान रखना है कि कौन से महाद्वीप से किस प्रकार की रेखाएं गुजरती है। चलो आगे बात करते हैं। इस महाद्वीप के ये प्रमुख देश है, सबसे बड़ा देश पूछ ले ब्राजील, स्थलरुद्ध पूछ ले तो बोलिविया रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट आपको चीज ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं भाई, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने बताया था कि इसका अंतिम दक्षिणी जो द्वीप था वो कौन सा था, आपका टेरा डेल फ्यूगो द्वीप था। उसके जस्ट दक्षिण में हमारे पास कोई महाद्वीप है, तो वो कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर लिख देता हूं नाम, अंटार्कटिका महाद्वीप।
ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके दक्षिण में कौन सा महाद्वीप विद्यमान है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप विद्यमान है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं कि इस महाद्वीप की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं हमारे पास रही है उनकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नदियों की। इस महाद्वीप में स्थित प्रमुख नदियां देखो कौन कौन से, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट नदी रहेगी हमारे पास अमेजिन नदी। देखो बात करते हैं इस नदी की। अमेजिन नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे है तो इसकी भी बात करते हैं। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अब देखो दूसरी विश्व की होगी तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी आपकी अमेजिन नदी। इसकी बात करें तो यह नील नदी के बाद जो कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है उसके बाद दूसरी विश्व की सबसे लंबी नदी रहेगी। इसी प्रकार बात करें इसका अफवाह क्षेत्र बहुत बड़ा माना जाता है। इसी कारण अफवाह क्षेत्र के मामले में यह ध्यान रखना है विश्व की सबसे चौड़ी। अब चौड़ी किसमें है, अफवाह क्षेत्र में। तो मेन चीज ध्यान रखना है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी होगी अमेजन नदी। वहां पर नील नदी नहीं होगी, कौन सी होगी, अमेजन नदी। इसी अमेजन नदी की बात करें कि यह कहां से निकलती है, इसका उद्गम होता है उद्गम। इस नदी का उद्गम होगा पेरू में एंडीज पर्वतमाला से, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला से इस नदी का उद्गम होता है। इसके बाद यह नदी प्रवाहित होगी आपके ब्राजील में। किस देश में, ब्राजील। इसके बाद ये कहां पर जाकर समाहित होती है, तो किस महासागर में समाहित हो जाती है, तो वो रहेगा अटलांटिक महासागर। बताया भी था आपको कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में कौन सा है, अटलांटिक महासागर। तो ये यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, ये यहाँ से पेरू से एंडीज पर्वतमाला से निकलकर इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए ये यहाँ पर जाकर गिर जाती है। अब देखो बात करते हैं, यह जो ब्राजील में जो भूमध्य रेखा के समीपवर्ती आपकी जो अमेजिन नदी प्रवाहित होती है, यह क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बात करते हैं इस आगे की। तो देखो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, आपके ये मैप पे समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। अब देखो आगे बात करते हैं कि यह भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र में ब्राजील जो क्षेत्र आता है उसमें एक क्षेत्र का निर्माण करती है, वो क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए बात करते हैं पहले भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील से गुजरती है। इस भूमध्य रेखा की बात करें तो इस पर तो उच्च तापमान होता है, उच्च तापमान होता है। तो वायुदाब का केंद्र कैसा होगा, निम्न होगा। तो निम्न वायुदाब ये जलवायु में देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है कि भूमध्य रेखा पर हमेशा उच्च तापमान व निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। तो इसी कारण यहाँ पर जो जलवायु का क्षेत्र रहता है वो कैसा रहता है, उष्णकटिबंधीय। कैसा होगा, उष्णकटिबंधीय। अब देखो बात करते हैं इस भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा। तो ये भी ध्यान में रखना है, वर्षा होती है। तो इस भूमध्य रेखा या कह सकते हैं इस भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, अमेजिन नदी। यहाँ पर क्या होता है, अमेजिन नदी का जो भूमध्य रेखा पर जो क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, बहुत बड़े जंगल पाए जाते हैं। इसी कारण जो अमेजन नदी का ब्राजील में, अमेजन नदी का जो ब्राजील में, क्योंकि विस्तार बहुत से
देशों में है। जो ऊपर वाले फ्रेंच गुयाना है, आपके सूरीनाम है, गुयाना है, इसके बाद बात करें जैसे कोलंबिया है, आपका वेनेजुएला है, इक्वेडोर है, इसके बाद बात करें जैसे आपका रहेगा बोलिविया, इन क्षेत्रों में यह वन विद्यमान है। तो मेन चीज ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा पर उच्च तापमान, निम्न वायु दाब का केंद्र रहता है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। और अमेजन नदी का ये जो क्षेत्र आता है कहाँ पर है, ब्राजील में। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो कहलाती है उष्ण कटिबंधीय सदा बहार वन क्षेत्र। ब्राजील के साथ साथ और कौन कौन से देश इसमें आते हैं, जैसे फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, इक्वेडोर, इसके बाद पेरू का क्षेत्र भी आता है, बोलिविया। इन सभी क्षेत्रों में आपके ध्यान रखना है यह उष्णकटिबंधीय सदा हरित या सदाबहार वन क्षेत्र पाए जाते हैं। इन वनों को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है अमेज़न वर्षा वन। यह आपको ध्यान में रखना है कि विश्व के सबसे बड़े जंगल है तो अमेज़न वर्षा वन के जंगल रहेंगे, या कह सकते हैं कि विश्व सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र है तो आपके अमेज़न नदी का क्षेत्र वह आपके दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इन वनों की बात कर लेते हैं। देखो यह अपने पर्यावरण को संतुलन करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो देखो यह आपके जो अमेज़न वर्षा वन है यह पृथ्वी का फेफड़ा कहलाते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखना है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, वो अमेज़न वर्षा वन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे विश्व की 20% ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो अमेज़न वर्षा वन से कितने परसेंट विश्व में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो आपके 20% ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मैंने बताया कि ब्राजील के साथ साथ इसका इतने देशों में विस्तार है, तो ब्राजील में कितना परसेंट है, तो इन वनों का सर्वाधिक विस्तार ब्राजील में यह वन 60% विद्यमान है। कितने परसेंट है, 60% विद्यमान है। क्वेश्चन पूछ ले कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कितने परसेंट विस्तृत है, तो यह 40% दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विस्तृत है। 40% दक्षिणी अमेरिका में 40% इनका क्या है, विस्तार है। तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताओ समझ में आई कि नहीं आई। आगे ये तो आपको कमेंट में जरूर बताना है, इससे क्योंकि आपको भी सहयोग मिलेगा, मेरे को मिलेगा, क्योंकि मैं और इससे बेहतर करूं और आपको इससे बेहतर वीडियो मिल सके। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे चलते हैं कि एक बार बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा पर उच्च तापमान, निम्न वायु दाब का केंद्र विकसित होता है। इसी कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इस क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो भूमध्य रेखा प्रवाहित होती है उसमें आसपास कौन सी नदी प्रवाहित होती है, अमेज़न नदी। और यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनका सर्वाधिक विस्तार ब्राजील में, इसके साथ साथ फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, इक्वेडोर, पेरू और बोलिविया क्षेत्र में है। आगे बात करते हैं, इन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र को अमेज़न वर्षा वन क्षेत्र कहते हैं, जो कि पृथ्वी का फेफड़ा कहलाते हैं। क्योंकि कितने परसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होती है, 20% इनसे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यह ब्राजील में कितने परसेंट, तो 60% विस्तृत है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कितने परसेंट भूभाग पर विस्तृत है, 40% भूभाग पर विस्तृत है। कहा जाता है कि इनमें ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा प्लस विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी केंडोर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो जीव पाया जाता है मुख्य तौर पर ध्यान रखना है, एक तो होगा एनाकोंडा,
एक होगा कैंडोर, ये विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी, ध्यान रखना है, और ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है। इसके बाद एक चीज ध्यान रखना है, जिस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं उड़ सकने वाले पक्षी, जैसे अफ्रीका में शुतुरमुर्ग है, आपके ऑस्ट्रेलिया में एमू है, उसी प्रकार से इसमें नहीं उड़ने वाला पक्षी भी पाया जाता है जिसका नाम है रिया। क्या नाम है? रिया। रिया पक्षी, ध्यान रखना है, नहीं उड़ सकने वाला पक्षी है। तो इस प्रकार के इसमें जीव पाए जाते हैं। यह चीज भी ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में से सबसे विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो मेरे हिसाब से यह चीजें आपके समझ में आ जाएगी किस प्रकार से यह आपके जो अमेजन वर्षा वन है विस्तृत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये है आपकी अमेजन नदी। इस अमेजन नदी बात करते हैं। इस अमेजन नदी पर एक बंदरगाह है, इस अमेजन नदी पर एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है मनोस। कौन सा है? मनोस बंदरगाह। इस बंदरगाह की बात करें, ये कहां पर स्थित है? आपका ब्राजील में स्थित है। कहां पर स्थित है? ब्राजील में। और इसकी बात करें तो यह विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाह है भाई, यानी कि समुद्री क्षेत्र से दूर स्थित यह बंदरगाह है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से अमेजन नदी पर कौन सा बंदरगाह है? तो वो रहेगा आपका मनोस बंदरगाह, जो विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाह माना जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे चलते हैं। तो ये सभी जो विशेषताएं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो आगे बात करते हैं कौन सी और नदियां इस महाद्वीप में प्रवाहित होती है। तो देखो बात करते हैं, एक नदी और आती है इसमें, पराना नदी। कौन सी है? पराना। एक रहेगी जिसे बोले जाता है ओरिनको नदी, और उसकी सहायक नदी है केरो नदी। कौन सी नदी है? केरो। तो इनकी भी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास रहेगी एक नदी प्राणा। प्राणा नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी होगी? सहायक नदियों की बात करें, एक होगी परग्वे और एक होगी आपके पास उरुग्वे। ध्यान रखना है, पराना नदी की सहायक नदियां हैं परग्वे व उरुग्वे। यह तीनों नदियां सम्मिलित रूप से क्या बनाती है? मैदान। क्या बनाती है? मैदान बनाती है। और मैदानी क्षेत्र कोई भी उपजाऊ, यानी कि क्वेश्चन पूछ ले, दो नदियों के मध्य का उपजाऊ क्षेत्र दोआब कहलाता है, तीन नदियों के मध्य तो त्रियाब हो जाएगा, पांच नदियों का तो पंजाब होगा। तो उसी प्रकार से बात करें, यहाँ पर ये तीनों नदियां क्या बनाती है? त्रियाब। यानी कि इस मैदानी क्षेत्र को या इस त्रियाब को क्या कहते हैं? वो कहलाएगा लाभ-लाट। क्या कहलाएगा? लाभ-लाट का मैदान। तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि पराना नदी कौन से मैदान का निर्माण करती है, कौन कौन सी नदियों के साथ? तो लाभ-लाट का मैदान रहेगा, और इसके साथ सहयोगी जो नदियां रहेगी परग्वे, वह कौन सी नदी है? उरुग्वे। ये भी ध्यान में रखना है। यह ज्यादातर आपके अर्जेंटीना क्षेत्र में इसमें यह इस त्रियाब का निर्माण करती है। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक नदी है ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी की बात करें, यह कहां पर प्रवाहित होती है? यह प्रवाहित होती है वेनेजुएला में। कहां पर स्थित है? वेनेजुएला में ये प्रवाहित होती है। इसकी बात करें तो इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी, और उस सहायक नदी का नाम है केरो। कौन सी नदी है? केरो नदी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है कि केरो नदी पर एक विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, और सभी नाम भी उसका जानते हैं, और उसका नाम है एंजिल जलप्रपात। तो वह कौन सी नदी पर होगा? केरो नदी पर। तो मेन चीज ध्यान रखना है, इस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात
वो कौन सा होगा आपका एंजिल होगा। कौन सा होगा एंजिल जलप्रपात है। इस जलप्रपात की बात करें तो हाइट भी इंपॉर्टेंट है, इसकी 979 मीटर क्या है ऊंचाई है। यह आपका जो जलप्रपात है कहां पर स्थित है, वेनेजुएला में ही स्थित है। कई बार पठार भी आपको पूछ सकता है, तो यह गुयाना के पठार पर स्थित है। यहाँ पर कौन सा पठारी क्षेत्र लगता है, गुयाना का पठार लगता है। तो बताओ दोनों चीजें समझ में आ गई क्या। वापस से देखो, पराना नदी की सहायक नदियां परग्वे व उरुग्वे है। इनके सहयोग से पराना नदी त्रियाब का निर्माण करती है, जिसे लाप्लाट का मैदान कहता है। ये अर्जेंटीना के क्षेत्र में मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बात करें ओरिनको नदी, ओरिनको नदी सर्वाधिक प्रवाहित होती है वेनेजुएला में, और वेनेजुएला में ही ध्यान रखना है इसकी जो सहायक नदी केरो पर एंजिल जलप्रपात स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें तो 979 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह कौन से पठार पर स्थित है, गुयाना के पठार पर स्थित है। आगे चलते हैं, अब इस पर बात करते हैं महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें स्थित है। तो देखो, इस महाद्वीप की प्रमुख 2 झीलें आपको ध्यान में रखनी है। वो देखो कौन कौन सी है, उन झीलों की भी बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बात करते हैं इस महाद्वीप में स्थित झील। झील मुख्य तौर पर 2 ध्यान रखनी है। एक तो रहेगी मरेकेबो झील, ये कहां पर स्थित है, तो यह वेनेजुएला में स्थित है। कहां पर स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। यह झील किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कहा जाता है इस झील के आसपास, यानी कि यह झील गुयाना का पठार पर स्थित है, इस झील के आसपास पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि मेरेकेबो झील वेनेजुएला में स्थित है। यह झील का जो क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। कि सबसे इंपॉर्टेंट जो झील हमारे पास रहती है वो कौन सी है, टिटिकाका। टिटिकाका झील, इस झील की बात करें तो ये 2 देशों की सीमा पर स्थित है। एक देश रहेगा पेरू और दूसरा देश रहेगा बोलीविया। इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित यह झील है। यह झील कैसी है, तो यह मीठे पानी की है भाई। कैसी है, मीठे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे ऊंची झील है। ध्यान रखना है, ऊंची झील, विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे स्थित है। कौन कौन से देशों की सीमा पर स्थित है, तो पेरू व बोलिविया देश की सीमा पर स्थित है। ये कैसी झील है, मीठे पानी की। इसके साथ साथ इसमें नौकायान प्रतियोगिता की जाती है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि विश्व की, कई बार ये नहीं देखे, ये पूछेगा आपको कि विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है, तो वह आपकी होगी टिटिकाका झील। इसके बाद बात करें इसकी हाइट भी देख लो, 3811 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो आपकी 3811 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब आगे बात करते हैं इसी महाद्वीप की और कौन कौन सी विशेषताएं है। इस महाद्वीप की बात करें तो इस महाद्वीप में कुछ पठार हैं, उन पठारों की भी बात कर लेते हैं। कौन कौन से पठार हैं, पठार की बात करें, एक तो रहेगा गिनी का पठार, ये ध्यान रखना है। एक रहेगा ब्राजील का पठार, एक पठार रहेगा जिसे कहते हैं गुयाना का पठार, और एक पठार रहेगा बोलिविया। मरुस्थल बताई दिया आपको, एक तो अट्टाकामा मरुस्थल है, एक पेंटागोनिया मरुस्थल है। अट्टाकामा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, और पेंटागोनिया की बात करें तो ये शीतोष्ण प्रकार का मरुस्थल है। गिनी का पठार यह विस्तृत है आपके जैसे फ्रेंच गुयाना में।
इसके साथ साथ बात करें सूरीनाम, और एक क्षेत्र आता है गुयाना का भी आता है। इसके बाद बात करें ब्राजील का पठार, बताने की आवश्यकता नहीं, ये कहां पर स्थित है, ब्राजील में, ब्राजील के पूर्वी क्षेत्र में। गुयाना का पठार ये आपको पता ही है, गुयाना में, और इसका जो समीपवर्ती क्षेत्र है वो है वेनेजुएला। इसके बाद बात करें बोलिविया का पठार, नाम में दिख रहा है, कौन से देश में है, बोलिविया में है, और यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार है। यह थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार। बताओ समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब बात करते हैं इस महाद्वीप में स्थित ज्वालामुखी की। इस महाद्वीप में स्थित कौन कौन सी ज्वालामुखी है? एक ज्वालामुखी ध्यान रखना है जिसका नाम है ओजेस डेल सलाडो। नाम याद हो जाएगा, ये पहली बार देख रहे हैं इस कारण से आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा कि नाम क्या आ गया, ठीक है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है, जैसे बात करें लड़कों की, तो लड़के जो कि क्रिकेट देखते हैं, सबसे खतरनाक नाम है एबी डिविलियर्स। अब देखो नाम यदि हम पढ़ने से संबंधित देखते तो बड़ा हार्ड रहता, वो याद ही नहीं होता, लेकिन वो खिलाड़ी है, बार बार हम देखते हैं, इस कारण से नाम याद हुआ नहीं हुआ। तो वैसे ही प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना है, अपने आप नाम हो जाएगा। कोई चीज हार्ड नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, तो बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने आप हर चीज आपको याद होती रहेगी। तो देखो ओजेस डेल सलाडो की बात करें, यह दो देशों की सीमा पर स्थित है, एक रहेगा चिली, एक रहेगा आपके पास अर्जेंटीना। कौन सा रहेगा? अर्जेंटीना। अब देखो बात करें, कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी। इसके बाद और आती है हमारे पास, जैसे एक रहेगी जिसका नाम है कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी रहेगी। ये कहां पर स्थित है? इक्वेडोर में। यह विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है भाई, सक्रिय। ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो कोटोपेक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और कौन से देश में स्थित है? इक्वेडोर में स्थित है। इसी इक्वेडोर में एक और स्थित है जिसका नाम है चिम्बेरेजी ज्वालामुखी। चिम्बेरेजी ज्वालामुखी की बात करें तो ये भी आपकी इक्वेडोर में स्थित है। कहां पर स्थित है? इक्वेडोर में। इसकी बात करें तो यह विश्व की सबसे ऊंची सुषुप्त प्रकार की ज्वालामुखी है। सुषुप्त कह सकते हैं, शांत, ठीक है। तो मेन चीज ये है, इस महाद्वीप की प्रमुख, इस महाद्वीप के लिए विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी है। कौन कौन सी? ओजेस डेल सलाडो, एक रहेगी कोटोपेक्सी, एक रहेगी चिम्बेरेजी। ध्यान रखना है कहां कहां पर स्थित है। ये तो स्थित है चिली, अर्जेंटीना, ये वाली स्थित है आपकी इक्वेडोर, और ये भी कौन सी जगह है? इक्वेडोर। नाम भी आपको याद रखने हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची, यह विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय रहेगी, यह आपकी विश्व की सबसे ऊंची सुषुप्त रहेगी। तो यह ज्वालामुखी और यह इस महाद्वीप में स्थित प्रमुख पठार है। बताओ समझ में आए कि नहीं आए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको कि समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें कंजूसाई नहीं करना है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आप कितने पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। क्योंकि आपके तो मौज हो रही है, लॉकडाउन चल रहा है, 3 महीने तो हो गए, 2-3 महीने और मौज चलती रहेगी। तो इस पर ध्यान रखना है, पढ़ो, इसके साथ पढ़ो, तभी जाके नौकरी लगोगी। क्योंकि न जाने लॉकडाउन खुलते एग्जामों की झड़ी लग जाए तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कारण से आपको पढ़ना है। नए समझ में आए तो बताना जरूर है कि हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वह आप पर निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से 100% आपको दे रहा हूं,
अब देखो आगे बात करते हैं, पठार हो गए, ज्वालामुखी हो गई। अब कुछ और विशेषताएं बची है, जैसे घास के मैदानों से संबंधित। तो देखो इस महाद्वीप में स्थित प्रमुख घास के मैदान, उनकी बातें कर लेते हैं। इस महाद्वीप में स्थित प्रमुख घास के मैदान, घास के मैदानों की बात करें तो इसमें एक रहेगा हमारे पास, जिसे कह सकते हैं पंपास। क्या रहेगा? पंपास। ध्यान रखना है, प्रमुख घास के मैदानों में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि पंपास क्या है, तो ये एक घास के मैदान का नाम है। इसकी बात करें कैसा है, तो शीतोष्ण, शीतोष्ण घास का मैदान है। अब देखो एक चीज ध्यान में रखना है, यह शीतोष्ण जो घास का मैदान है, यह उसी क्षेत्र में पाया जाएगा जो मकर रेखा की क्या हो, दक्षिण में हो, नीचे हो, वहीं पर पाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यह जो पंपास घास के मैदान है, यह जो क्षेत्र है आपका, वो पाया जाता है अर्जेंटीना में। कहां पर पाया जाता है? अर्जेंटीना देश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, और इसे अर्जेंटीना का क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं, हृदय कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, जिसे अर्जेंटीना का क्या कहते हैं? हृदय या हृदय कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इसमें एक पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक वनस्पति पाई जाती है पोषक तत्व वाली, पोषक तत्व। वह पोषक तत्व इसमें कौन सा पाया जाता है? वनस्पति में या इस घास में? अल्फा अल्फा। जब भी आपको ध्यान रखना है कि अल्फा अल्फा क्या है, तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय या कह सकते हैं पंपास घास में पाए जाने वाला एक पोषक तत्व है, जो जानवरों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें उष्ण कटिबंधीय। घास के क्षेत्र या मैदान। तो देखो उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों की बात करें तो वह कौन कौन से होंगे, तो एक तो ध्यान रखना है लानोस, एक होगा जिसको कहते हैं कंपोस, या कई जगह कंपास में लिखा मिलेगा, या कई जगह आपको कंपास लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? कंपास। तो देखो इनकी भी बात करते हैं, दोनों कहां पर पाए जाते हैं। तो देखो ये तो पाया जाता है आपका कोलंबिया में, कोलंबिया क्षेत्र में, और ये पाया जाता है आपका कहां पर है? ब्राजील में। कहां पर है? ब्राजील में। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि उष्ण कटिबंधीय घास के जो क्षेत्र है वह है लानोस, कोलंबिया में पाया जाता है, और एक कौन सा है आपका? कंपोस या कंपास जिसे कह सकते हैं, ये पाया जाता है ब्राजील में। एक आती है घने वन, घने वन या घास के क्षेत्र, वो इसमें क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ग्रान चाको। क्या कहलाते हैं? ग्रान चाको। ये मुख्य तौर पर इसी अर्जेंटीना क्षेत्र में, परग्वे, ब्राजील क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रान चाको क्या है, ये भी आपके घास के क्षेत्र का ही रूप है, जो कि अर्जेंटीना, परग्वे, ब्राजील क्षेत्र में मुख्य तौर पर पाया जाता है। चलो एक चीज और देख लेते हैं। देखो कहवा, कहवा किसे कहते हैं? कॉफी को कहते हैं। ठीक है, कहवा कॉफी को कहते हैं। तो कहवा या कॉफी के बागान ब्राजील में क्या कहलाते हैं? वैसे सर्वाधिक जो कॉफी होती है वो ब्राजील में होती है। तो कहवा कॉफी के बागान ब्राजील में क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं फजेंडा। ये याद रख लेना भाई, क्या कहलाते हैं? फजेंडा कहलाते हैं। और इसी ब्राजील में एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस, सेंटोस बंदरगाह। यह इसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण इसे कॉफी बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफी बंदरगाह कहते हैं। यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बताओ यहां तक समझ में आया?
ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कौन कौन सी और इसकी विशेषताएं है। तो देखो कहवा कॉफी के बागान जो कि ब्राजील में क्या कहलाते हैं, फजेंडा, और सेंटोस ध्यान रखना है जो बंदरगाह ब्राजील में स्थित है वो कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। एक चीज ध्यान रखना है, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो पशुपालक है, पशुपालक यानी कि पशुओं को पालने वाले क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं ग्वांको। क्या कहलाते हैं, गवांको। गवांको गवाल से याद रख लेना, जैसे हमारे कोई पशु चारण या चराने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, गवाल, वैसे ध्यान रखना है यहाँ पर क्या कहलाएगा, ग्वांको। एक ध्यान रखना है कि इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले मूल निवासी और कौन कौन से इसमें निवासी जो जातियां हैं उनकी भी बातें करते हैं। तो देखो इस महाद्वीप में बात करें मूल निवासी, याद कर लेना, मूल निवासी की बात करें तो वह कहलाएंगे रेड इंडियन। क्या कहलाएंगे, रेड इंडियन। इसके साथ साथ अन्य जो बच गए यहां पर लिख देता हूं, अन्य एक तो है मुस्टिजो हो गया, मुलिटो, और एक रहेगा जाम्बो। इस प्रकार के निवासी इसमें पाए जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ और बात कर लेते हैं, छोटा सा है खनिज, कि इस महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनकी हम बातें कर लेते हैं। तो देखिए ये हैं प्रमुख विशेषताएं। वैसे पेट्रोलियम पदार्थ के लिए तो मैंने बता ही दिया है, मेरेकेबो झील प्रसिद्ध है वेनेजुएला में। अब अन्य देखते हैं प्रमुख खनिज क्षेत्र, इजी है बिल्कुल। जैसे बात करते हैं, सबसे पहले है लोहा इस्क, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास रहेगा मैग्नीज, इसके बाद बात करें जैसे टिन, तांबा, ठीक है। तो देखो सुनो, लोहा आइस की बात करें तो लोहा आइस के लिए प्रसिद्ध खान है इटावीरा। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध रहेगा इसके लिए, इटावीरा खान क्षेत्र लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करें मैग्नीज के लिए, मैग्नीज के लिए ध्यान रखना है अमेज़न नदी प्लस भूमध्य रेखा, के मध्य का क्षेत्र जिसका नाम है अमापा, अमापा क्षेत्र, यह ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। तो अमापा ध्यान रखना है, अमापा क्षेत्र मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करें टिन, टिन के लिए प्रसिद्ध रहेगा बोलिविया का पठार। कौन सा पठार रहेगा, बोलिविया का पठार। तांबा के लिए प्रसिद्ध रहेगा चुक्किक माता, चुक्किक माता ये कहां पर पड़ता है, जैसे चिल्ली में, ध्यान रखना है चाहिए चुक्किक माता चिल्ली। अब देखो बात करें तांबा की, विश्व में तांबा की राजधानी किसे कहते हैं, तांबा की राजधानी तो आपका चिल्ली कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, चिल्ली। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इससे महाद्वीप पे पाए जाने वाले हैं प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखना है और इसको समझना है कि क्या क्या हमें चीजें बताई गई है। यदि मौका मिले तो हम और कभी इन महाद्वीप और विस्तृत जानकारी की बात करेंगे, क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं होता है, अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड, इसका कोई अंत नहीं है। तो कभी और मौका मिलेगा आपको तो विस्तृत इसकी जानकारी
प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ठीक है, ओके।